2008 तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। किंगफिशर इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी थी, जिसका मार्केट शेयर 27% तक पहुंच गया था। सर्विस, ब्रांडिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ टॉप नॉच। हर फ्लाइट एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती थी। केबिन क्रू की ट्रेनिंग तक में भी काफ़ी डिटेलिंग थी। उनका सिलेक्शन के टाइम पे ना ही सिर्फ उनका अच्छा दिखना ज़रूरी था, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस था। सिर्फ अच्छा दिखना काफ़ी नहीं था। अगर आप पैसेंजर से प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हो तो वो कभी भी एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस नहीं बन सकता। बिजनेस क्लास में तो कुछ और ही लेवल था। एयर होस्टेस गेस्ट्स की रीडिंग ग्लासेस तक साफ करती थी। हर चीज़ में फाइननेस थी। फूड क्वालिटी, सीट पिच, रिक्लाइन एंगल, सब कुछ किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं था। पैसेंजर्स को गेस्ट कहकर ट्रीट किया जाता था। एक छोटी सी टर्मिनोलॉजीज चेंज पर उसका असर कस्टमर के परसेप्शन पे सीधा पड़ता था। इतना ही नहीं, हर एयरपोर्ट के मैनेजर रोज विजय माल्या के पर्सनल नंबर पे एक एसएमएस भेजते थे, फ्लाइट नंबर, शेड्यूल टाइम और एक्चुअल डिपार्चर टाइम के साथ। हर रात सोने से पहले विजय माल्या खुद चेक करते थे कि हर एक फ्लाइट टाइम पे उड़ी या नहीं। एक बिजनेसमैन का डेडिकेशन उसकी कंपनी के छोटे से छोटे डिटेल में दिखता है, और ये उसी का प्रूफ था। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं रहा। 2008 आया और साथ में आई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया और दुनिया भर की इकोनॉमीज हिल गई। सिर्फ एविएशन ही नहीं, सारी इंडस्ट्रीज सूखी पड़ गई। इंडियन रुपये की वैल्यू गिरती चली गई। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास जाकर विजय माल्या ने बंगाली में कहा, डाउन करते हो बे, मतलब मुझे एयरलाइन का साइज कम करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट कम करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रणब मुखर्जी का कहना था कि ऐसे वक्त में कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इकोनॉमिक कंडीशंस के प्रेशर में एयरलाइन को चलाना मुश्किल हो रहा था। एक्सपेंसेस बढ़ते गए, रेवेन्यू कम होता गया। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है जब वो अपने विजन को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस उसके अगेंस्ट चली जाती हैं। किंगफिशर का डाउनफॉल किसी एक डिसीजन या गलती का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म का पार्ट था। माल्या कहते हैं कि उनसे सीधा कहा गया था कि डाउन साइजिंग मत करो, लोगों की जॉब्स मत छीनो, और बैंक्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसी एश्योरेंस के बेसिस पर उन्होंने अपना एयरलाइंस बिजनेस चलाए रखा। बैंक्स ने भी उनका सपोर्ट किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। उस वक्त उन्हें बोला गया था कि वो अपने लोगों के लिए एयरक्राफ्ट्स और ऑपरेशंस चालू रखें, और वो वैसे ही कर रहे थे। बाद में एक कंसोर्टियम बनाया गया 17 बैंकों का, जिसमें एसबीआई लीड बैंकर थी। ये लोग लोन देते गए और कहानी आगे बढ़ती गई। पब्लिक में नैरेटिव बन गया कि विजय माल्या ने गलत तरीके से लोन लिया, मिसयूज किया। लेकिन माल्या कहते हैं कि असली कहानी कुछ और थी। उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया था, डेक्कन एयरलाइंस खरीदने का। लोग कहते हैं कि उन्होंने ओवरपे किया, लगभग $137 मिलियन दिए। सबने कहा ये उनका सबसे बड़ा बिजनेस मिस्टेक था। लेकिन वो कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन और डिसरप्टर को एलिमिनेट करना। डेक्कन एक डिसरप्टर था, एक ऐसी एयरलाइन जो ₹1 का टिकट बेचती थी, जो कि ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं था। लोगों के माइंड में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट हो गए थे, जिससे ना सिर्फ डेक्कन को लॉसेस हुए, बल्कि ये चीज़ पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी, जिसमें किंगफिशर भी शामिल था। इस बैकड्रॉप में माल्या ने देखा कि डेक्कन और किंगफिशर दोनों बैंगलोर बेस्ड हैं, दोनों एयरबस एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, दोनों के ट्रेंड पायलट सिमिलर हैं, यानी ऑपरेशनल सिनर्जी हाई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि स्केल बढ़ाने, मार्केट कंसोलिडेट करने और डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग को खत्म करने के लिए मर्जर करना सही होगा। वो कहते हैं कि लोगों ने गलत समझा कि उन्हें डेक्कन इसलिए लिया क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल रूट्स के लिए 5 साल का बैरियर क्रॉस करना था। माल्या क्लियरली बोलते हैं कि कंप्लीट नॉनसेंस चीज़ है ये मर्जर एक स्ट्रैटेजिक मूव था, नॉट अ डेस्परेट डिसीजन। लेकिन उन्होंने कभी मीडिया में चिल्ला के इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो बिजनेस समझते हैं उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि इस डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक था। आज भी जब वो पीछे डिसीजंस को देखते हैं तो उनका कहना है कि उन्होंने इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने की सोची थी, लोगों की नौकरियां बचाने की सोची थी, लेकिन कहानी कुछ और ही बन गई। उन्होंने कहा कि एक्विजिशन के बाद उन्होंने इंडिया में नए एयर रूट्स ओपन किए, लोगों के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई, और ये एविएशन सेक्टर के लिए उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। माल्या ने स्पेसिफिकली बोला कि किंगफिशर के फेल होने का एयर डेक्कन से कोई लेना देना नहीं था, ना उसके कॉस्ट से, ना उसकी स्ट्रैटेजी से।
किंगफिशर का डाउनफॉल अलग बिजनेस रीजंस की वजह से हुआ, लेकिन लोगों ने उसे गलत एंगल से देखा। जब उनसे पूछा गया कि क्या किंगफिशर के फेलियर का रीज़न ये था कि एयर डेक्कन को रीब्रांड करके किंगफिशर रेड बना दिया गया, तो सवाल वैलिड था क्योंकि दोनों अलग ब्रांड आइडेंटिटीज़ और प्राइस पॉइंट्स लेके चल रहे थे। तो उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया। उन्होंने कहा कि हमने उसे किंगफिशर रेड कहा, रीब्रांडिंग दुनिया में आम बात है। कोका कोला को देखो, कोक, डाइट कोक, कोक ज़ीरो, सब अलग नाम है लेकिन ब्रांड एक है। उन्होंने ये भी समझाया कि किंगफिशर रेड और किंगफिशर फर्स्ट दोनों अलग प्रोपोजिशंस थे। किंगफिशर फर्स्ट प्रीमियम सर्विस के लिए था, जबकि किंगफिशर रेड लो कॉस्ट सेगमेंट को टारगेट करता था। लेकिन दोनों पे किंगफिशर का नाम था, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। माल्या का कहना था कि जैसे कोक के अलग अलग वर्जन्स होते हैं जिनके पीछे का लॉजिक आम आदमी नहीं समझता, वैसे ही एविएशन में भी ऐसे डिफरेंशिएशन होते हैं जो आम कमेंटेटर्स नहीं जानते हैं। मीडिया और कमेंटेटर्स पे उन्होंने सीधा अटैक करते हुए ये बोला कि इंडिया में सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग बिना डोमेन नॉलेज के कमेंट्री करते हैं और मीडिया ऑडियंस को पसंद आने वाली स्टोरीज दिखाता रहता है, ना कि सच्चाई। इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। जब पूछा गया कि क्या इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और फूड दोनों एक गलत बिजनेस डिसीजन था, माल्या ने कहा कि ये सब थियोरटिकल और एकेडमिकल बातें हैं। असली बात यह है कि कस्टमर कितने पैसे देने को तैयार है और क्या आप अपना प्लेन भर रहे हो। उनके लिए बिजनेस का सक्सेस इस पर डिपेंड करता था, नॉट ऑन डेफिनेशंस ऑफ लो कॉस्ट या फुल सर्विस। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनके कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वो उस समय स्पाइसजेट और इंडिगो जैसे लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट कर रहे थे, लेकिन माल्या का ये मानना था कि उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी। उनका फोकस सिर्फ प्राइस पे नहीं बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस पे भी था। फिर उनसे पूछा गया कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो असली प्रॉब्लम क्या थी। माल्या ने सीधा बोला कि प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट, सीधा गवर्नमेंट। उन्होंने बताया कि तब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस $60 पर बैरल से बढ़कर $140 पर बैरल तक चला गया था। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF का प्राइस भी इसी इंटरनेशनल क्रूड से जुड़ा हुआ था और ATF किसी भी एयरलाइन के लिए सबसे बड़ा खर्चा होता है। इसके ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग से ATF पे सेल्स टैक्स लगाया हुआ था, जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के साथ और महंगा हो जाता था। माल्या ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि ATF को डिक्लेयर्ड गुड का स्टेटस दे दिया जाए, जिससे कि सिर्फ सेंट्रल सेल्स टैक्स ही लगे, ना कि अलग अलग राज्यों के भारी भरकम टैक्सेस। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय कोई स्टेप नहीं लिया। उन्होंने एक और बड़ी बात बताई कि एविएशन एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट एविएशन सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट यानी कि FDI अलाउ नहीं करती थी। जब किंगफिशर बंद हो चुकी थी उसके 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ने FDI अलाउ किया और एतिहाद ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। माल्या का कहना था कि वो पहले ही एतिहाद के CEO के साथ जिनेवा में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट फाइनल कर चुके थे, लेकिन सरकार ने अलाउ नहीं किया। तो एयरलाइन को दोबारा से कैपिटलाइज करने का मौका भी उनके पास नहीं था। उनका कहना था कि सरकारी पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस और फ्यूल प्राइसिंग सबने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस टिक नहीं पाई। और जब उनसे किंगफिशर के विजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, आज दुनिया के 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स इंडियन कैरियर्स एयर इंडिया और इंडिगो ने दिए हैं। इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है। 2008 में किंगफिशर के पास 27% मार्केट शेयर था और अगर ये सब सर्कमस्टांसेस ना होते तो सोचिए आज किंगफिशर कहाँ होती। उनका कहना था कि हर बिजनेस जीत नहीं सकता, कभी कभी हार भी होती है। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज। तो ये थी किंगफिशर के डाउनफॉल की कहानी विजय माल्या की जुबानी। हम शॉर्टकास्ट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि विजय माल्या के साथ हुई राज समानी के कन्वर्सेशन को शॉर्ट, सिंपल और सरल भाषा में आप तक कैसे पहुंचाएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताएं और किस तरीके से हम इस प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। ऑल्सो अगले किस पॉडकास्ट की समरी आप सुनना चाहते हो वो भी हमको बताएं, हम उस पर भी काम शुरू कर देंगे। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।